बॉम्बे टॉकीज में सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अभिनेत्री निवेदिता भार्गव से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी मेहमान हैं कलाकार निवेदिता भार्गव, और हमने तो भाई एक अभिनेत्री के तौर पर बुलाया था, लेकिन एक गायिका भी हमें मिल गई, तो अनुभव हम साझा कर रहे हैं और फिर हाजिर हैं और निवेदिता जी के साथ ये यात्रा तय कर रहे हैं। इनकी बड़ी प्यारी सी यात्रा है, बहुत सारे रंग हैं इसमें, बहुत सारा मज़ा है और हर चीज़ से ये सीखती हैं, ये सबसे अच्छी बात है। निवेदिता जी, एक बार फिर से हम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए तो मुझे। निवेदिता जी, जैसे कि आपका जो हमने यात्रा की बात की जी, तो शुरुआत तो आपकी स्टेज से हुई थी, जी। अब आप OTT तक पहुंच गई, और OTT बहुत बड़ा कैनवास होता है कि रंगमंच के लिए जब करते हैं तो रिहर्सल करते हैं, तो समय बहुत निकालना पड़ता है उसके लिए। जी बिल्कुल, मतलब वो एक कमिटमेंट हो जाता है। जी। ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ शोज में अभी भी मेरी शूटिंग चल रही है, तो उसमें ये है कि मेरे लिए अगर थिएटर की डेट्स हैं तो मैं उनको बताऊंगी, मैं बोलूंगी मैं नहीं आ सकती। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। वो भी समझते हैं कि नहीं, नाटक है तो नाटक में तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते, रिहर्सल जरूरी है। जी। तो क्या OTT के लिए भी जब कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें भी रिहर्सल होती हैं? अभी जो मैं शो कर रही हूँ जी, उसमें तो बिल्कुल होती हैं। अच्छा। मतलब अभी कर रही हूँ तो उसमें होती है, क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि जो डायरेक्टर हैं उनका क्या अप्रोच है अच्छा टुवर्ड्स द शो। तो उसमें अभी मैं संजय लीला भंसाली साहब के साथ एक शो कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से मेरी कोई नेकी का सिला है जो मुझे ऊपर वाले ने दिया है कि मुझे उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया भगवान ने। हम लोग शॉट लेने के पहले तक उसमें काम करते रहते हैं। मतलब मैं सिर्फ सीख रही हूँ उस प्रोजेक्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया है जो मेरी लाइफ में आया है। अच्छा, एक बात और है कि हर इंसान चाहेगा कि ये बेहतर से बेहतरीन हो, जी। तो क्यों नहीं करेगा परिवर्तन, ये भी बात है। जी है बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट मैटर करता है। जी। मेरे लिए मेरा कितना किरदार है, क्या है, मेरी काबिलियत के अनुसार भी वो सोचते होंगे कि मैं ये एक्टर मुझे इतना दे सकता है। हर एक्टर सब कुछ नहीं दे सकता, ऐसा मेरा समझना है। तो वो जब देखते होंगे, और पार की नजर है उनकी। अच्छा। तो वो जब देखते हैं उनको पता है कि इससे मैं ये करवा सकता हूँ, इससे मैं गाना गवा सकता हूँ, इससे मैं इतना इसको नचवा सकता हूँ, इससे मैं ये लाइन बुलवा सकता हूँ, तो वो उस तरह से ही जस्टिस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि सबसे अच्छा वही होता है कि कलाकार का जो सबसे बेहतरीन उपयोग कर ले उसकी कला का। जी। और मतलब उनके लिए उनका फाइनल प्रोडक्ट मैटर करता है। उनका वो जिस तरह से शो को देख रहे हैं वो ज्यादा उनके लिए अनिवार्य हो जाता है, बजाय इसके कि एक्टर इम्पोर्टेंट है बिल्कुल लेकिन उनके लिए तो उतना ही सिनेमाटोग्राफर इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल उतना ही आर्ट डायरेक्टर इम्पोर्टेंट है। तो वही एक ऐसे, मतलब मेरे ख्याल से हर एक्टर का सपना होता होगा। मैं तो जैसे होता है ना कि मैं तो तर हो गई कर गई बिल्कुल। तो बहुत दिनों से सपना देखा होगा कि हाँ संजय लीला भंसाली के साथ काम करेंगे। एक्चुअली मैंने नहीं देखा, उस हद तक सोचा ही नहीं था मैंने कभी कि ऐसा हो जाएगा। पर वो एक नॉर्मल प्रोसेस में, जैसे ऑडिशंस के लिए कॉल्स आते हैं कास्टिंग एजेंसीज से, तो मुझे भी आया, तो मैंने वो ऑडिशन दिया, तो वो मेरे ख्याल से उनको अच्छा लगा ऑडिशन, तो उन्होंने मुझे फिर कास्ट कर लिया एक रोल के लिए। तो क्या लगा, आप जैसे कह रही हैं कि बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो क्या सीखा? मतलब क्या लग रहा है कि इतने साल से आप काम कर रही हैं, उसके बाद आप कह रही हैं कि मैं सीख रही हूँ, तो क्या जी, कुछ मेरे खास ख्याल अलग? से एक एक्टर के लिए वैसे भी पूरी जर्नी रहती है, हम तो सीखते ही रहते हैं। तो रोज सड़क पे भी चलते हैं तो भी हम सीख ही रहे होते हैं, जो हमारे साथ जो लोग सड़क पे चल रहे होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मुझे ऐसा लगता है कि जो नुआंसेस, जो बारीकियां हैं एक प्रोजेक्ट को समझने की, कि हर चीज जरूरी है, वो चीज मैं यहाँ सीख रही हूँ कि सारी चीजें जरूरी हैं। एक ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, मतलब चाहे मैं उसमें एक बहुत ही छोटा किरदार निभा रही हूँ, पता नहीं मतलब मैं कितना दिखूंगी कितना नहीं दिखूंगी, ये तो वो डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं जितना भी दिखूंगी वो उसकी अहमियत मुझे समझ में आ रही है। क्या बात कि मैं इसलिए हूँ उस पर्टिकुलर शॉट में क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, और ये चीज, ये जो कपड़े पहने हूँ ये मैं इसलिए पहनी हूँ क्योंकि वो बैकग्राउंड से कितना रिलेट कर रहे हैं। क्या बात है। तो वो जो नुआंसेस हैं, मतलब थिएटर के बाद, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के बाद जो मुझे एक इंसाइट मिला है 25 साल के बाद, वो इसी प्रोजेक्ट में मिला है। क्या बात है। ही इज अ परफेक्शनिस्ट, उनको चाहिए ऐसी चीज तो चाहिए, तो उसमें तो वो फिर वो कोई भी सीमा तक
जाएं और ये एक काम करने वाले को समझ में आना चाहिए कि उसी का भला हो रहा है, उनका भला नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। कहाँ से आप क्या क्या सीख सकते हैं, ये आपकी पारखी नज़र है और डायरेक्टर की ये पारखी नज़र है कि कलाकार से वो क्या क्या निकाल सकता है। जी, उनकी बात हुई है तो मैं उनकी फिल्म जो खामोशी है जी, उसका गाना मुझे बहुत पसंद है, बाहों के दरमियाँ। क्या बात है, प्लीज़ आप वो गाना बजवा दीजिए। हाँ ज़रूर ज़रूर। संजय लीला भंसाली के प्रोजेक्ट में आप काम कर रही हैं, तो अब किस और प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहती हैं? मैंने यशराज फिल्म्स का भी एक प्रोजेक्ट अभी किया है, जो उनका भी OTT प्लेटफॉर्म में डेब्यू प्रोजेक्ट है। उसमें भी मैं एक छोटा किरदार निभा रही हूँ। और एक और प्रोजेक्ट है जिसका पहला सीज़न बहुत ही सक्सेसफुल था, स्कैम, वो अपलॉज एंटरटेनमेंट का था जी। और उसका जो दूसरा सीज़न है स्कैम 2003, उसका भी मैं हिस्सा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मतलब मैं जब प्राइवेट चैनल्स में काम करती थी, तो अब जो अपलॉज के जो हेड कर रहे हैं समीर नायर सर और दीपक सहगल सर, उन्होंने जब मेरा ऑडिशन देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मैंने जैसा किया था मुझे भी मतलब अच्छा लगा था, तो उनको ये लगा कि मतलब उनके लिए ये था कि अरे ये एक्टिंग करती है। क्योंकि अच्छा। उन्होंने वो मेरा रूप ही नहीं देखा था। हाँ। तो तब मतलब ऐसा हुआ कि मुझे जहाँ तक पता है कि तब मेरी, शायद उनको नहीं पता था, तो मेरी कास्टिंग हुई इसके लिए जी। तो वो एक बहुत मतलब ही दिल के करीब है। अच्छा, जो जी, मतलब होता है, हम लोग बॉम्बे में बहुत ऐसे लोग हैं, हम लोग सब गा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं और सब, लेकिन हमको पता नहीं रहता है। हमको जो भी एक दिशा मिल जाती है हम उसमें ही हमको, क्योंकि रोजी रोटी बहुत ज़रूरी चीज़ है सर्वाइव करने के लिए। तो अगर गाने में हमको लगा कि हाँ गाने से हमारे घर में कुछ पैसे आ रहे हैं, तो हमको लगता है चलो गाना ही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि हम सब, बॉम्बे में हर दूसरा आदमी उतना ही टैलेंटेड है। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और जितना टैलेंट रहेगा उसी की कदर है और उसी का आपको पहचान मिलती है, उसी से जाहिर है कि फिर पैसा भी मिलता है। जी जी। ये तो हो गई रंगमंच की बात। आपने OTT प्लेटफॉर्म पर भी काम किया, फिल्म भी की है आपने? फिल्म मैंने की है, 2 फिल्में करी, वो भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए ही है। पहली फिल्म मेरी थी धर्माटिक एंटरटेनमेंट के लिए, जो की थी मीनाक्षी सुंदरेश्वर। वो अभी उसको 1 साल हुआ है जी। तो वो एक बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। और मतलब धर्मा प्रोडक्शंस के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। उनके एक ऐसे प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा बनी, जो कि आज भी मतलब लोग बाग जब मुझसे मिलते हैं, मेरे फ्रेंड्स और मेरे पुराने जो भी, मतलब मेरे शहर जब मैं जाती हूँ, दे टॉक अबाउट दिस फिल्म कि आपने कितना बढ़िया उसमें, आप बहुत अच्छी लगी हैं। इतने अच्छे कपड़े पहने आपने। हाँ, साड़ियाँ, हाँ, बड़ी सी बिंदी तो छोटी थी। निवेदिता जी, क्या अभी भी स्टेज पर वो जो आप गाती थी उसे मिस करती हैं? बहुत ज्यादा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुझे कोई एक, मतलब जो स्टेज पे जो गाने का जो प्रेजेंस है, हाँ। एक्टिंग भी वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जो गाने का जो, जब लोग बाग उठ के आपके साथ नाच रहे हैं जी। 2-3 गाने तो बहुत ही मेरे दिल के करीब हैं जो मैं गाती थी। किस तरीके के गाने आप ज्यादा गाती थी? मतलब थोड़े चुलबुले से गाने भी गाते थे, उसमें जाइए आप कहाँ जाएंगे, दूर दूर तुम रहे, ये रातें नहीं पुरानी, जो स्टेज पे जो बेसिक गाने थे जी। और रूना लैला जी का था तुम्हें हो ना हो घरौंदा का, वो मेरे बहुत दिल के करीब है। ये वाला सुनाइए ना एक। अच्छा। तुम्हें हो ना हो मुझको तो, तुम्हें हो ना हो मुझको तो, इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे, नहीं है मुझे प्यार तुमसे, नहीं है तुम्हें हो ना हो मुझको तो, इतना यकीन है। ये तो यकीन हमें भी हो गया कि आप जिस समय गाती रही होंगी तो पूरा हॉल उठ जाता होगा और नृत्य करता रहा होगा। ये बात बिल्कुल सही है और हमारे श्रोता भी ज़रूर इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। अब किस और प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहती हैं? विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में मैं पढ़ाती हूँ, जो सुभाष घाई साहब का जो इंस्टीट्यूट है, फिल्म स्कूल है, और वहाँ पे मैं एक्टर स्टूडियो में फैकल्टी हूँ। कहते हैं ना, सारा काम एक तरफ और विस्लिंग वुड्स मेरा एक तरफ है, क्योंकि मैं वहाँ पे जो आजकल का जो यंग क्राउड है, जो बच्चे हैं, उनसे जुड़े रहना मुझे लगता है रेणु दीदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको पता है कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर हमको यही नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं तो हम उनके लिए क्या कर पाएंगे।
पाएंगे। बिल्कुल सही बात। हम अपनी कुछ पुरानी बातें बार बार बताएंगे और वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं और सोचेंगे कि ये बेहतर है। हाँ। सबसे अच्छा यही है जी, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमने किया है और जो हमारे पास अनुभव है वो सबसे अच्छा है जी, और इसी के आधार पर सबको चलना चाहिए जी। तो मैं उनसे हमेशा यही बोलती हूँ कि आपके पास नॉलेज मेरे से ज्यादा होगी क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, लेकिन मेरे पास अनुभव है। क्या बात है। तो मेरा जो अनुभव है और आपका नॉलेज जब हम मिलाएंगे उसको तो एक इंटरैक्टिव क्लास में कुछ और बन के निकलेगा। वाह। तो उस बात पे वो बच्चे, और अगेन मुझे ऐसा लगता है आई एम ब्लेस्ड कि वो बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, और उनकी कोई भी ऐसी बात होती है तो मैं ऐसे हो जाती हूँ एकदम कि जैसे ओह अब क्या करें, कैसे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो दे आर ऑल लवली किड्स एंड बहुत अच्छा स्कूल है वो। मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ। बहुत सारी शूटिंग से मैं लौट के उस स्कूल में जाती हूँ, मुझे लगता है मैं घर आ गई। तो वो 5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ उस इंस्टीट्यूशन से। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई अभी एक प्लेटफॉर्म के लिए, तो 36 फार्म हाउस, तो उसमें संजय मिश्रा जी की मैं वाइफ बनी हूँ। वो एक बिल्कुल ही अलग किरदार है कि वो गांव की है और फिर कैसे कैसे वो गांव में आती है और देखती है उसका पति जो है उसको बेवकूफ़ बना के क्या कर रहा है। तो फिर वो उसको, इनफैक्ट एक सीन था जिसमें मुझे थप्पड़ मारना था संजय मिश्रा जी को। और मैं झिझकूं कि मैं इनको थप्पड़ कैसे मारूं। वो मुझसे कह रहे अरे तुम मारो ना जोर से। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं मार पाऊंगी। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसा वर्कआउट किया जो कि वो सीन, और बहुत मजा आया उस सीन में। और सुभाष घई जी का मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। ये भी मुझे बहुत ही, मतलब मुझे फ़ोन आया उनका और मुझसे कहते हैं कि एक फ़िल्म हम बना रहे हैं तो आप उसमें एक किरदार है वो करेंगी। तो मुझे थोड़ा तो मुझे लगा ये हेलो सर आप, हाँ सर आप सर बोल रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ भाई मैं, तो मतलब जब बहुत बड़े लोग आप उनसे बात करने का मौका मिलता है या आप उनकी तरफ, हम देख के बड़े हुए हैं, उनकी फिल्में देखते थे तो हमको लगता था कि पता नहीं मतलब ये कोई और दुनिया है जिसको हम शायद कभी ना पहुंच पाएं। लेकिन आज तो मैं उनके साथ जैसे मीटिंग्स होती हैं, उनके साथ बातचीत होती है तो उनसे तो इतना सीखने को मिलता है और उनके पास इतनी स्टोरीज हैं हर फिल्म की कि वो शेयर करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम उनकी हर बात से कुछ सीखने को मिल रहा है। जी, तो मतलब आप चौंक गई उस समय जिस समय फोन आया सुभाष घई का? बिल्कुल, मुझे लगा कि ये मेरे गलत नंबर तो नहीं मिला दिया या कोई और तो नहीं है? कोई और तो नहीं। उन्होंने बोला नहीं मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो फिर वो फिल्म हुई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अरे वाह। और उनकी बेटी मेघना घई जी वो बहुत, मतलब क्या बताऊं, मतलब मुझे लगता है कि अल्टीमेट मेरा दूसरा घर है ये। तो कैसे मैनेज कैसे करती हैं यहाँ पढ़ाना और शूटिंग अगर लगातार चल रही है तो? अभी तो वही हो रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा जी। लेकिन वही मतलब स्कूल ने हमको बोला नहीं आप करिए प्रोजेक्ट। अच्छा। लेकिन हाँ जो आपका काम है वो आप कंप्लीट रखिए और हर तरह से कोऑपरेट करते हैं जी। हर तरह से कि मतलब मैं अगर लेट आ रही हूँ तो मेरा काम पूरा होना चाहिए। और मेरी जो एचओडी है मतलब इट्स अ सपोर्ट सिस्टम जी, कि अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं मिलकर काम होता जी है सब कुछ। तो वो सपोर्ट करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात है, वो एक अलग तरह का एक सपोर्ट सिस्टम है। तो निवेदिता भार्गव जो 2.5 साल की थी उन्होंने सारंगा गीत गाया था, वहां से यात्रा शुरू हुई थी जी। तो यहाँ एक सारंगा वाला गीत सुनते हुए तब आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बात करेंगे आपसे, बताएंगे कि और क्या क्या आप हैं और क्या आपको पसंद है। तो पहले 2 लाइन तो ये सुनेंगे तेरी याद में। ओके जी जी। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो, सारंगा तेरी याद में। और ये 2.5 साल की उम्र में बिल्कुल। तो भाई निवेदिता भार्गव जो गायिका भी हैं, अभिनय बहुत अच्छा करती हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम किया, धारावाहिक में काम किया, निर्देशन किया उसका, मतलब पढ़ा भी रही हैं। कौन सा व्यक्तित्व, कौन सी वाली निवेदिता को पसंद है? एक हाउसवाइफ और एक माँ। क्या बात है, ये तो अभी तक बताया ही नहीं था। नहीं, मेरा घर सबसे पहले है। अच्छा। मेरा घर मतलब मेरे ख्याल से जो यहाँ का जो बॉम्बे का जो स्ट्रगल है जी, और जो चैलेंजेस हैं, मैं 96 में यहाँ आई थी
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मेरा 96 में ख़त्म हुआ कोर्स और मैं सीधे यहीं बॉम्बे आ गई थी, शादी करके आई थी। अच्छा। और शादी भी मेरी बैचमेट से ही हुई है, संजीव विल्सन से। तो उसके बाद मैं यहाँ जब आ गई, फिर 98 में मेरे बच्चा हो गया। अच्छा। तो मेरा बेटा जो है वो भी, मतलब उनका भी 10 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म करी। फिर उन्होंने दबंग में सलमान खान सर का बचपन का रोल उन्होंने किया, अरहान विल्सन। तो अभी ये है कि मतलब 3 साल की उम्र में मुझे ऐसा लगता था, तब मैं एक प्राइवेट चैनल में काम करती थी, कि मैं कैसे मैनेज करूं। लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे माँ पिताजी, मेरे भाई बहन। मेरा छोटा भाई जो कि खुद भी पढ़ रहा था, लेकिन उसने, मुझे याद है, उसने बोला था मेरी माँ को कि नहीं, हम यहाँ पे रखेंगे उसके बच्चे को, उसको आराम से काम करने दो बॉम्बे में। तो फिर उसके बाद वो भी यहीं आ गया मीडिया में। अभी वो टाइम्स ग्रुप के साथ, ही इज़ ऑल्सो हेडिंग क्रिएटिव्स, हिज नेम इज़ ऋषि। तो मेरा पूरा परिवार जो है मेरे साथ खड़ा रहा। मेरा एक भाई जो लखनऊ में है, उसकी वाइफ अभी प्रिंसिपल है एक बहुत अच्छे स्कूल में, नीलम नाम है उसका। तो सब खड़े रहे मेरे लिए। मेरी बहन भिलाई में है, वो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, नम्रता नाम है उसका। मैं ज़रूर उसका नाम लेना चाहूँगी क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे जीवन में वो बहुत बड़ा है। तो मतलब वो एक जो इमोशनल जर्नी है मेरी, वो कभी भी नहीं जाती है। आज भी मतलब वो मेरी एक इमोशनल रिकॉल की तरह काम करती है मेरे अभिनय में, कि कैसे मैंने बिना बताए अपने बेटे को जो है, उसको मुझे भेजना पड़ा था मेरी बहन के पास। तो मेरी बहन जो है उसने उसको बड़ा किया। मतलब जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे बच्चे के, वो उसने ही, मेरा बेटा कहता है मेरी 2 माँ हैं, तो उसने 7 साल की उम्र तक उसने रखा, मेरी बहन ने। और उसके बाद फिर ऐसा टाइम आया जो मुझे उसको यहाँ लाना पड़ा। मुझे याद है यहाँ पे, मतलब उसका स्कूल में एडमिशन के लिए लिटरली मैं स्कूल में जाके मैंने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ था नहीं और उसका एडमिशन नहीं होता तो वो कैसे आता यहाँ पे। तो मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई स्कूल में प्रिंसिपल के आगे कि मेरा बेटा जो है प्लीज आप उसको ले लीजिए, क्योंकि मैं 3 साल से अलग हूँ उससे। मैंने कहा वो गोल्ड मेडल मिला है उसको, ये मिला है, वो मिला है। तो वो ऐसी हो गई, उन्होंने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम उसको ले रहे हैं आप। तब मैं उसको यहाँ लेकर आई और तब भी उसको मैं छोड़ के जाती थी। मैं एकता जी के साथ काम करती थी, मेरा कुछ एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर कुछ शो मैंने उनके साथ किया, एक शो। तो उनकी मीटिंग्स तो रात को ही होती हैं, 7 बजे से शुरू होता है और सुबह 7 बजे तक वो काम करती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। एकता जी के साथ काम करना मतलब एक आई ओपनर था मेरे लिए जी। तो रात को बच्चे को मैं छोड़ के जाती थी और फिर सुबह आती थी, फिर 2 बजे जाना होता था। तो उसने वो पूरा जीवन देखा, उसके लिए भी उतना ही कष्टदायक था, लेकिन मैंने वो मैनेज किया क्योंकि मेरे लिए एक माँ हमेशा से पहले है और हमेशा पहले रहेगी। क्या बात अभी है? भी मैं अपना घर, कभी ऐसा नहीं होता है जो मैं रात को शूटिंग से भी मैं लेट पहुंचती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरा घर साफ है कि नहीं है, क्योंकि मैं गंदगी में नहीं बैठ सकती हूँ। इनफैक्ट विस्लिंग वुड्स में भी जो मेरे कॉलीग्स हैं वो मतलब वो मेरे टेबल के पास आने में 2 बार सोचते हैं कि हम इसके पास जाएंगे तो कहीं कुछ एक चीज़ इधर उधर हो गई तो ये हम लोगों की जान खा जाएगी। क्या बात है। तो चलिए, ये तो हो गया कि आप गाती थी, आपने सुना लिया, तो यहाँ पर एक कोई फिल्मी गाना भी सुनते हुए आगे बढ़े। जी, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एक गाना बिल्कुल आपको कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ बजाइए, क्योंकि मेरे माता पिता जो हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो गाते थे दोनों साथ में। तो वो ये वादा करो चांद के सामने। ओहो हो, क्या बात है। गाएंगे आप एक लाइन इसको? जी। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को, मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। जैसे आपने कहा कि सारे किरदार में से सबसे ज़्यादा पसंद आपको माँ का और पत्नी का है रूप। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि जो व्यक्ति 2.5 साल की उम्र से स्टेज पर हो तो बिल्कुल बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं और लगता है कि बस इसी चमक दमक में रहें और यही सब कुछ मिलता रहे, है ना? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वो चमक दमक से मैं ज़्यादा इतनी प्रभावित नहीं हो पाई, इसीलिए मैं वो बैलेंस रख पाई जी, अपने घर का और काम का। और या तो आपने बहुत बचपन से ये सब देखा था और बहुत लोकप्रियता मिली हुई थी, आप सेलिब्रिटी थी, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा? हाँ, लेकिन वहाँ पर भी, लखनऊ में भी मेरे आज भी मित्र हैं। मेरे ख्याल से मित्रता भी मेरी उनसे ही हुई जो कि अपना घर और अपने वर्क प्लेस पे बैलेंस कर पाए जी। तो हम लोग, मेरे ख्याल से सोच वही रही हमेशा साथ कि अच्छा मिलता फैमिली गया। कम्स फर्स्ट और उसके बाद फिर
हम काम, तो वो जो चमक दमक मैंने यहाँ आके देखी, वो मेरा परिवार के प्रति जो मेरा ड्यूटीज हैं वो हमेशा ऊपर रहती थी, तो चमक दमक पीछे हो जाती थी। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने वो चीज़ कहीं रिकॉर्ड में रखी होगी, तो उन्होंने कहा चलो अभी इसको हम जो है एक ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बना देते हैं जो चमक दमक भी देख ले, वो देख ही ले फिर। और पति का जो मतलब व्यवसाय है, तो कहीं क्लैशेस होते हैं या सपोर्ट मिलता है, क्या होता है फिर? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट मिलता है, और अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं यहाँ तक नहीं आती। बात तो सही तो है। हम दोनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बैचमेट्स हैं। जी संजीव हाँ, विल्सन का तो नाम है। कहाँ से रोमांस शुरू हुआ? वहीं से 1994 में जो है, मतलब हम लोग दोस्त बने, और फिर उसके बाद 1996 तक पहुंचते पहुंचते मैंने उनको बोल दिया था कि मैं मतलब दिस हैज टू एंड इन मैरिज, शादी करके फिर हम बॉम्बे चलते हैं आराम से, फिर हमारी एक जर्नी अलग शुरू हो जाएगी। तो जब रोमांस चल रहा था तो कौन सा गीत गाती थी, या पति को कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद था? मेरे ख्याल से वो भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, वो बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। मेरा जो आप रोमांस की बात कर रही हैं वो पियानो से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग एक नाटक कर रहे थे रॉबिन दास सर का, तो उसमें पियानो था और ये पियानो बजाते थे। ही इज अ वेरी गुड ड्रमर, ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो वो पियानो से वो पहला नशा जो गाना है, पहला नशा पहला खुमार। आगे और कौन सी चमक दमक देखना चाहती हैं निवेदिता जी? मेरे पास अपना घर नहीं है अभी भी। बम्बई में मैं 25 साल से हूँ। ओहो। और अभी भी मैं किराए के घर में रहती हूँ। तो बस मेरी ये हसरत है कि अभी मैं जो भी काम करूँ, मेरा घर मैं किसी तरह कर लूँ। वो ज़रूरी नहीं है बम्बई में हो, मतलब मैं घर के लिए उतना पैसा इकट्ठा कर लूँ कि मेरा एक घर हो जाए अपना। और प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या सोचती हैं कि किसके साथ काम करना चाहती हैं आगे और अधिक? भंसाली सर के साथ काम कर लिया तो एक्चुअली में अभी तो और मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। वो अल्टीमेट है जी। लेकिन फिर भी चलिए, घर की जो आपकी उम्मीद है, सपना है, वो हम सब की दुआएं हैं कि पूरी हों जल्दी ही। विविध भारती के सभी श्रोताओं की तरफ से वैसे तो मैं दुआ मांगती हूँ और कामना करती हूँ कि आपका ये सपना पूरा हो जाए। और विविध भारती आकर आपको कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा जैसे, मतलब लखनऊ से मैं विविध भारती से जुड़ी रही हूँ 1986 से एज अ कैजुअल अनाउंसर। मैं 12 साल मैंने वहाँ काम किया। तो जैसा कि हम अभी बात भी कर रहे थे, मैं आपसे कह रही थी कि वो जो खुशबू है और वो जो टेक्सचर है स्टूडियोज का, वो मेरे जीवन में दोबारा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी आपको कि मैं आज भी सखी सहेली 3 बजे से लेकर मेरा रेडियो ऑन हो जाता है। मैं काम करती हूँ, उसके बावजूद मेरा सखी सहेली नहीं बंद होता है। सुबह 7 बजे जो मेरा रेडियो विविध भारती शुरू होता है, वो रात के 11 साढ़े 11 बजे तक चलता रहता है। तो इससे ज़्यादा और जुड़ाव मैं आपको क्या बता सकती हूँ। वो खुशबू है और वो चीज़ें हैं जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती। यहीं से मैं पैदा यहीं हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जी, वो तो बात जाहिर है श्रोताओं आप समझ गए होंगे। मैंने सिर्फ इसीलिए पूछा और बता भी दूं बल्कि श्रोताओं को अपने, कि भाई हम फोटो नहीं खींच सके और आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन निवेदिता जी जिस समय आई